हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल। हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो अब इसके आगे हमारा आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, दैट इज आर्टिकल 165। तो चलिए जी सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे हम जानते हैं पार्ट 6 में आता है, स्टेट का पार्ट होता है। जस्ट फॉर अ सेकेंड, है ना। और स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। 153 से 167 तक स्टेट का एग्जीक्यूटिव का जो आर्टिकल होता है वो डील करता है, और 167 हमारा एडवोकेट जनरल का आर्टिकल होता है। अब पहले ये जान लेते हैं कि एडवोकेट जनरल बेसिकली होता कौन है। इस तरीके से सेंटर का जो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, या कंट्री का हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, वो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। वैसे ही स्टेट का हमारा एडवोकेट जनरल होता है। अच्छा, अब जल्दी से सोचिए कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही आर्टिकल इससे डील करता है 165 एडवोकेट जनरल से, तो सारी चीज़ें इसी के अंदर लिखी हुई हैं। तो 165 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक हमारा एडवोकेट जनरल होना चाहिए स्टेट का, और ये हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा स्टेट का, करस्पॉन्डिंग टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट यूनियन लेवल, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसकी अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ना, कि किस तरीके से इसका अपॉइंटमेंट होता है और इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कि अगर किसी इंसान को अटॉर्नी जनरल के लिए नियुक्त किया जाएगा तो उसे क्या क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये गवर्नर जो होता है स्टेट का, उसके द्वारा हमारा अपॉइंट किया जाता है कि जो इंसान हमारा एडवोकेट जनरल बनने जा रहा है वो क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट। मतलब वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, साथ ही साथ वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। मतलब वो हाई कोर्ट में, किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस किया हुआ एडवोकेट के तरीके, है ना, 10 साल के लिए। और साथ ही साथ, या फिर अगर वो किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अच्छा, जुडिशियल ऑफिस का मतलब ये होता है ना कि लेट्स से कोई पर्सन है, तो वो जो हमारा ऑफिशियल कोर्ट होता है हमारा किसका, स्टेट का, उसमें काम किया हो, है ना। जैसे सिविल जज वगैरह होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जुडिशियल ऑफिस। अच्छा, मैंने इसमें कंपैरिजन में साथ में अटॉर्नी जनरल भी लिख दिया है, हालांकि इसको इन डिटेल कवर करना है और वो पहले कवर किया जा चुका है। बस मैं थोड़ा सा अपने आपको ना मेमोरी को रिटेन करने के लिए मैंने इसे यहाँ लिख लिया था, ताकि कंपैरिजन आसान हो, क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ कंपैरिजन करके पढ़ता है ना, तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत दिन तक रिटेन रहती हैं, ठीक है, मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाती है अच्छी तरीके से। तो जैसे हमने देखा ना कि जो एडवोकेट जनरल होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो जज बन सके हाई कोर्ट का, वैसे ही अटॉर्नी जनरल के लिए है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमारा एलिजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि 5 ईयर्स हमारा हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। मतलब वो हाई कोर्ट में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के वो 5 साल काम किया हो। कौन? वो पर्टिकुलर इंसान जो अटॉर्नी जनरल बनना चाहता हो। साथ ही साथ वो 10 साल एडवोकेट रहा हो, किसमें? हाई कोर्ट में। और या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। अच्छा, एमिनेंट ज्यूरिस्ट में वही लोग होते हैं ना, जैसे बड़े-बड़े स्कॉलर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लॉ की जानकारी होती है। तो अगर वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी रहा है तो भी ये कंडीशन फुलफिल कर देगा और एलिजिबल हो जाएगा इन बिकमिंग एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका टेन्योर क्या होता है और इसका रिमूवल किस तरीके से किया जाता है। अच्छा देखिए, इसका पहली बात तो कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है ना, इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई इसका टेन्योर फिक्स नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा चाहे एडवोकेट जनरल हुआ और चाहे अटॉर्नी जनरल हुआ सेंटर पे, है ना, ये दोनों लोग हमेशा, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जो सेंटर में, अगर वो अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, तो जब तक वो रूल करती है तो ये कहा जाता है कि तब तक ये हमारा अटॉर्नी जनरल अपनी कैपेसिटी में काम करता है। उसके बाद वो खुद रिज़ाइन कर देता है विद द फॉल ऑफ रूलिंग पार्टी, या वो इलेक्शन हार गई, मतलब बस गवर्नमेंट का हट जाना। वैसा ही हमारा एडवोकेट जनरल के साथ भी होता है कि लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में एक हमारी पर्टिकुलर पार्टी रूल कर रही है, जैसे यूपी में हमारी इस वक्त भाजपा है, बीजेपी, तो वो रूल कर रही है, तो इसका जो हमारा एडवोकेट जनरल होगा ना, इनका एडवोकेट जनरल क्या है, जल्दी से कमेंट्स में बताइए, कि जो 2022 से इनको नियुक्ति मिली हुई है, इनका नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, अजय कुमार मिश्रा जी हैं। तो ये कहा जाता है कि जब जो है भाजपा ना हमारे यूपी से चली जाएगी, तो जो ये हमारे
अजय कुमार मिश्रा जी हैं, दैट इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी, तो ये भी रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है? तो इस वजह से इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है और ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे जो है काम करते हैं कि जब मन करेगा गवर्नर का रिमूव कर देगा, है ना? वही चीज़। लेकिन गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब देखिए जी, नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर रिमूवल और ग्राउंड्स फॉर रिमूवल आर लेड डाउन। अब है ना, कोई प्रोसीजर नहीं है ना स्पेसिफिक, ना ही कोई ग्राउंड मेंशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जजेस के रिमूवल के लिए हमारा ग्राउंड मेंशन होता है ना कि प्रूवन मिसबिहेवियर होगा या इनकैपेसिटी होगा जजेस की, है ना? तो इन ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं होता है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं मेंशन है कि जिस बेसिस पे ये जज किया जाए कि जो हमारा एडवोकेट जनरल होगा उसको रिमूव करना है। अब कह रहा है द ऑफिस फॉल वैकेंट व्हेन ही रिजाइन्स, द गवर्नर रिमूव्स हिम और व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड अपॉइंट्स अ न्यू एडवोकेट जनरल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? अब ये साथ-साथ ये भी देख लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो होता है मस्ट मीट क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल एडवोकेट मस्ट मीट क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। वही जो मैंने पहले बताया था ना, एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल होगा उसे ये एलिजिबिलिटी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लायक हो और जो एडवोकेट जनरल होगा उसको बनने के लिए हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो, है ना? एलिजिबल हो मतलब ऐसा क्वालिफिकेशन उसके पास हो। अब देखते हैं इसकी फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होती हैं हमारी एडवोकेट जनरल की। तो इसका प्राइमरी रोल तो यही होता है कि स्टेट को ये मदद करता है इन लीगल मैटर्स में, गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स में, ठीक है? जैसे लेट्स से हमारा अगर यूपी की बात कर रहे हैं, तो अगर यूपी को कोई भी लीगल मैटर उसके सामने आता है, तो जो असिस्ट करेगा वो कौन करेगा? एडवोकेट जनरल करेगा। अब कौन-कौन से इसके फंक्शन होते हैं, एक बार इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। पहली बात तो लीगल एडवाइज़र होता है ना? कि एडवाइस करेगा गवर्नर को और साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट को ऑन लीगल मैटर्स। साथ ही साथ कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जब भी कभी स्टेट जो है लीगल केसेस में कोर्ट में रहेगी तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन होगा? हमारा एडवोकेट जनरल होगा। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। लेट्स से कि हमारा कोई भी मैटर हमारा पर्टिकुलर स्टेट का वो हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी तरफ से लड़ाई कौन लड़ेगा? वो लड़ेगा हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब इसका लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है? लेजिस्लेटिव रोल से मतलब है कि क्या ये स्टेट के लेजिस्लेचर में इसका कुछ योगदान होता है? कि मतलब जब भी कभी हमारा विधानसभा चल रही होती है तो क्या ये कुछ अपना ओपिनियन वगैरह वहाँ पर ज़ाहिर कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पास अधिकार होता है बोलने का और पार्टिसिपेट करने का प्रोसीडिंग्स में, दोनों हाउसेज़ के, स्टेट लेजिस्लेचर के, है ना? लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है, बस इसकी यही ख़ामी होती है कि वो सब कुछ तो करेगा। लेट्स से कि अगर कोई हमारा स्टेट लेजिस्लेचर में मामला डिस्कस हो रहा है जो लीगल मैटर से रिलेटेड है, तो जो एडवोकेट जनरल होगा वो प्रोसीडिंग्स को देखेगा, सुनेगा, उस पे अपना ओपिनियन देगा, साथ में डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जब उस पर्टिकुलर मैटर को वोटिंग के लिए उठाया जाएगा कि क्या इसको अडॉप्ट करना है या कैंसल करना है, तो इसमें वोटिंग का अधिकार इसके पास नहीं होता है एडवोकेट के पास। अच्छा, इट कैन बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द लेजिस्लेचर व्हेन लीगल इश्यूज आर डिस्कस्ड, ठीक है। अदर फंक्शंस क्या-क्या हैं, परफॉर्म करता है अदर लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय द गवर्नर, ठीक है। अब जो गवर्नर के द्वारा जो भी ड्यूटीज इसको असाइन कर दी गई वो भी हमारा कौन परफॉर्म करेगा? एडवोकेट जनरल करेगा। चलिए जी, अब देखते हैं राइट्स एंड प्रिविलेजेस की क्या होती हैं अंडर आर्टिकल 194। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद कर लीजिएगा कि 194 आर्टिकल में इसके क्या-क्या अधिकार होते हैं और क्या-क्या इसकी प्रिविलेजेस होती हैं, है ना? तो एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन डिसाइडेड बाय गवर्नर। अच्छा, कैसा है ना कि गवर्नर को जो है, सॉरी, जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है उसकी कोई सैलरी वगैरह फिक्स नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये गवर्नर डिसाइड करता है ना टाइम टू टाइम कि उसको कितना रेम्युनरेशन, कितनी सैलरी उसको देनी चाहिए, ठीक है? He also enjoy privileges and immunities similar to MLA, member of Legislative Assembly, when participating in the proceedings of state legislature। तो जैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में जब जो है हमारे कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी, तो जो वहाँ के हमारे एमएलए होते हैं या एमएलसी, अगर इनके सब बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, तो जब भी कभी इनके ऊपर ना इनको कुछ इम्यूनिटी मिली होती है, मतलब इनको कुछ सुरक्षा मिली होती है कि अगर ये कुछ कह भी दिए हमारा विधानसभा या विधान परिषद में, तो इन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, है ना? तो वही इम्यूनिटी और वही प्रिविलेजेस इसको भी मिली होती हैं, किसको? एडवोकेट जनरल को। कब? जब वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर में आता है और अपने ओपिनियंस को बताता है, मतलब प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। Both attorney and advocate general are not full-time employee, can work privately, and does not come under category of government servant. At constitutional rather they both are constitutional appointee who serves at pleasure of president and governor respectively। अब जैसे हम जानते हैं ना कि अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल ये हमारा कोई
फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि हर वक़्त किसी भी स्टेट में लीगल मैटर डिस्कस किया जा रहा है या स्टेट का केस हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस वक़्त क्या करेगा हमारा एडवोकेट जनरल, और इन केस ऑफ पार्लियामेंट या इन केस ऑफ सेंटर हमारा अटॉर्नी जनरल, तब तो वो खाली बैठेगा। इस वजह से इन दोनों को ये आज़ादी होती है कि वो प्राइवेटली भी काम कर सकते हैं अपना, है ना? जी, चलिए अब लिमिटेशन देख लेते हैं क्या होती है इसकी। So he cannot defend accused person in criminal cases where the state is in opposite party. तो लेट्स से कि कोई भी स्टेट का लॉ पर्टिकुलर इंसान को क्रिमिनल घोषित कर दिया। अब दो पार्टी हमारी हाई कोर्ट में है, एक स्टेट की तरफ से हमारा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एडवोकेट जनरल, और एक क्रिमिनल पार्टी है जो कि हमारा उसका एक पर्टिकुलर लॉयर होगा, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिमिनल को। तो अगर स्टेट ने कहा कि ये बंदा क्रिमिनल है, तो जो हमारा एडवोकेट जनरल होगा ना, वो उसको क्रिमिनल ही ठहराने पे मजबूती देगा। वो ये नहीं कर सकता कि वो जाकर के क्रिमिनल को आज़ादी दिला दे, मतलब नॉट गिल्टी प्रूव करा दे, है ना? मतलब स्टेट के सहयोग के साथ ही काम करेगा हमारा एडवोकेट जनरल। जैसा स्टेट जो है हमारा डायरेक्ट करेगा, वैसा एडवोकेट जनरल काम करेगा। ऑल्सो कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। वही बात कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारा कह रही है हाँ, तो जो है जो एडवोकेट जनरल है वो हमारा ना नहीं कह सकता, उसको भी हाँ कहना पड़ेगा। जैसे लीगल मैटर्स में ना, मस्ट एक्ट इन लाइन विद द कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये तो हर प्रोफेशन का हमारा प्रिंसिपल होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखना है और प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना है। सिग्निफिकेंस क्या होती है देख लेते हैं हम एडवोकेट जनरल की। इम्पोर्टेंस, है ना? इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये इंश्योर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लॉ के हिसाब से काम कर रही हो, है ना? उसके अगेंस्ट ना काम कर रही हो। साथ ही साथ ये एक ब्रिज का काम करता है एडवोकेट जनरल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एट स्टेट लेवल, है ना? क्योंकि अब लेट्स से हमारा कोई भी मैटर, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि स्टेट का कोई भी मैटर हमारा जाएगा तो वो सॉल्व होने के लिए जुडिशरी के पास जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो कौन है? एडवोकेट जनरल है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ये एग्जीक्यूटिव से लेकर के जुडिशरी तक पहुंचाएगा। प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। अब जब ये सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारे स्टेट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेंटेन करेगा रूल ऑफ लॉ को। अच्छा, अब देखिए जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं एडवोकेट जनरल का और अटॉर्नी जनरल का। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, तो एक तरीके से हमारी ये समरी हो जाएगी और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एडवोकेट जनरल का 165 है एंड अटॉर्नी जनरल का 76 है। अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? एडवोकेट जनरल को हमारा गवर्नर करता है, अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, एडवाइजरी रोल क्या होता है कि जो हमारा एडवोकेट जनरल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करेगा हमारा स्टेट मैटर्स में, स्टेट लॉ से रिलेटेड मैटर में, और अटॉर्नी जनरल हमारा यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंड करेगा और उसको एडवाइस देगा किसमें? लॉ के पर्सपेक्टिव में। राइट्स इन लेजिस्लेचर, इसके क्या क्या हमारे अधिकार हैं लेजिस्लेचर में? पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है। ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी वोट नहीं कर सकता है, दोनों सेम है ना? प्रैक्टिस की मतलब जो हमारा, जैसे हमने बात किया ना, जो एडवोकेट जनरल होता है वो हर वक्त तो एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा नहीं, हर वक्त तो वो एम्प्लॉयड होगा नहीं, इस वजह से वो प्राइवेटली भी अपना काम कर सकता है ना? वैसे ही हमारा अटॉर्नी जनरल भी कर सकता है, लेकिन इसको कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये एकदम इसको ओपन कर दिया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इंडिया की, वो थ्रेटन हो जाएगी, है ना? अच्छा, अब इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं कि एलिजिबल होना चाहिए फॉर हाई कोर्ट जज बनने के लिए 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट पे, साथ ही साथ 10 साल किसी भी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो। और अटॉर्नी जनरल 5 और अटॉर्नी जनरल एलिजिबल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और साथ ही साथ 10 साल एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। हाँ जी, तो इस तरीके से हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए जी, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।